हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाले सर में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चट्टान, जो कि फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, एसएसटी, कॉलेज लेक्चरर ज्योग्राफी और ज्योग्राफी नेट और इसके लिए रीड के लिए भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि चट्टान होती क्या है। फ्रेंड्स, वे सभी पदार्थ जिनसे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, यानी जो भूमि है उसकी ऊपरी परत है, उसका निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो या मिट्टी की तरह मुलायम हो, उसे चट्टान कहते हैं। तो अपने को सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि भूमि की सबसे ऊपरी परत का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है वे पदार्थ चट्टान कहलाते हैं, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, चाहे वो रेत की भांति मुलायम हो। ये जो चट्टान शब्द है वो बना है लिथोस से। लिथोस का अर्थ होता है चट्टान, और लिथोस जो शब्द है वो बना है लिथोस्फियर से, और लिथोस्फियर का मतलब होता है स्थल मंडल। यदि फ्रेंड्स पिछला टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा कि स्थल मंडल है वो किन दो परतों से मिलकर बना होता है। कमेंट में जरूर बताइए कि स्थल मंडल किन दो परतों से मिलकर बना होता है। तो स्थल मंडल है उससे ही बना है चट्टान शब्द, क्योंकि स्थल मंडल का जो भाग है वह भूप्रपट्टी ही है, और भूप्रपट्टी के निर्माण में जो पदार्थ काम में आते हैं उसे ही चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों का विस्तृत अध्ययन के लिए एक विज्ञान की शाखा रखी गई है जिसे कहते हैं पेट्रोलॉजी। जिस विज्ञान में चट्टानों का अध्ययन होता है उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, चट्टान है वो लगभग बहुत सारे खनिज हैं जिनसे मिलकर चट्टानों का निर्माण होता है। लगभग 2000 प्रकार के खनिज हैं। इन 2000 प्रकार के खनिजों में 12-13 खनिज हैं जो सर्वत्र पाए जाते हैं, और 6 ही महत्वपूर्ण खनिज हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में इनमें पाए जाते हैं। तो ये जो खनिज है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले वे पदार्थ पढ़ेंगे, यानी वे तत्व पढ़ेंगे जिनसे मिलकर धरातल का निर्माण हुआ है, यानी भूमि की जो ऊपरी परत है धरातल, उस धरातल का निर्माण जिन तत्वों से मिलकर हुआ है वो पढ़ेंगे। ऐसे तत्व हैं वो 8 है, यानी धरातल का 98 लगभग 98% भाग है वो 8 तत्वों से मिलकर बना है, जबकि शेष 2% भाग है वो लगभग 90 तत्वों से मिलकर बना है। तो हमें ये 8 तत्व हैं वो याद रखने हैं। इनका क्रम आता है, क्रम से याद रखने हैं, सबसे ज्यादा कौन सा है, बाद में कौन सा है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 46.8। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं धरातल की, हम बात कर रहे हैं धरातल की, ना कि पूरी पृथ्वी की। पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा, लेकिन धरातल में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है तो उत्तर होगा लोहा, लेकिन धरातल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है तो उत्तर होगा ऑक्सीजन। 46.8% है वो यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद पाई जाती है सिलिकॉन, यानी सिलिका पाई जाती है। सिलिकॉन है वो 27.72% है वो पाया जाता है। एल्यूमिनियम है वो पाया जाता है 8.13%। लोहा है वो पाया जाता है 5%। कैल्शियम है वो पाया जाता है 3.63%। सोडियम पाया जाता है 2.83%। उसके बाद में पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये 8 खनिज है जो भूमि के सबसे ऊपर यानी धरातल है उसमें पाए जाते हैं। इन्हें अपने को क्रम से ध्यान में रखना है। आप क्रम से कैसे ध्यान रखोगे भाई? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, सिलिकॉन उसके बाद पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है, उसके बाद में लोहा पाया जाता है, फिर कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद में सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। कैसे याद रखोगे? तो इसके लिए आपके पास है एक ट्रिक। ट्रिक से क्या होता है, याद रखना आसान हो जाता है। वैसे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ट्रिक भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन ट्रिक को याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ट्रिक कुछ मुश्किल चीजों की ही रखो, सरल चीजों की ट्रिक कभी मत रखो। तो ट्रिक है हमारे पास ऑक्सीएल, ध्यान रखना है ऑक्सीएल के 100 pm, आजकल पीएम बहुत चल रहे हैं, तो ऑक्सीएल के 100 pm। फ्रेंड्स ऑक्स से हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी हमारा पहला तत्व है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। सी से हो जाएगा सिलिकॉन,
ए से हो जाएगा एल्यूमिनियम, ले से हो जाएगा लोहा, के से हो जाएगा कैल्शियम, सो से हो जाएगा सोडियम, पी से हो जाएगा पोटेशियम और एम से हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑक्सीएल के 100 pm यानी ये 8 तत्व हैं वो धरातल के ऊपरी भाग में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, इनके अलावा मैंने बताया कि 2000 प्रकार के खनिज हैं वो पाए जाते हैं, उनमें से 12 महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से 24 खनिज यानी 2000 में से 24 खनिज ऐसे हैं जिन्हें खनिज निर्माता कहते हैं। और सर्वत्र पाए जाने वाले जो खनिज है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो 6 ही हैं। तो अपने को एक चीज ध्यान में रखना है, 24 खनिजों को चट्टान निर्माता कहते हैं, जिनमें से 6 प्रधान हैं। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, प्रश्न आ सकता है कि चट्टान निर्माता कितने खनिजों को कहते हैं, तो 24। इसके अलावा कितने खनिज हैं जो प्रधान हैं 24 खनिजों में, तो वो 6 हैं। उन 6 के बारे में आप पढ़ोगे। फेल्ड्सपर है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल है, माइका है और ओलिविल है। फेल्ड्सपर है, क्वार्ट्जाइट है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल है, माइका है और ओलिविल है। 6 में सबसे पहले आता है फेल्ड्सपर। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो भूमि में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले यानी चट्टानों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, उसका नाम है फेल्ड्सपर, जो लगभग आधा यानी 50%, लगभग 50% भाग है उस पर पाया जाता है फेल्ड्सपर। यानी जितने भी खनिज है उन खनिजों का आधा भाग फेल्ड्सपर का बना होता है। फेल्ड्सपर का रंग है वो हल्का क्रीम से लेकर गुलाबी तक होता है, हल्का क्रीम से लेकर गुलाबी तक। इस खनिज का अधिकतर उपयोग होता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, स्पेशली जो कांच जैसे भी नहीं होते लेकिन चिकने होते हैं काफी, तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। प्लस कांच बनाने में भी फेल्ड्सपर का उपयोग है वो होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि फेल्ड्सपर है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। क्वार्ट्जाइट, ध्यान रखिएगा, फेल्ड्सपर खनिज है, लोहा तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व के अंदर ही आएगा। तो सबसे ज्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है, तो अपने को ध्यान में रखना है फेल्ड्सपर पाया जाता है खनिजों के चट्टानों के अंदर, जो आधे से भी ज्यादा भाग पर है। क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट है वो रेत और ग्रेनाइट का घटक होता है। इसमें रेत होती है, साथ में ग्रेनाइट होता है। आपको पता है कि ग्रेनाइट काफी मजबूत होता है फ्रेंड्स, ग्रेनाइट है वो काफी मजबूत होता है, आग्नेय चट्टान है तो ये कठोर होता है और पानी में घुलता भी नहीं है। तो ग्रेनाइट क्वार्ट्जाइट है कठोर और पानी में घुलनशील होता है। इसका रंग श्वेत होता है या फिर बिना रंग का होता है, यानी यह श्वेत या रंगहीन होता है। इसका उपयोग किया जाता है रेडियो रडार में, रेडियो और रडार इन दोनों में इसका उपयोग है वो क्वार्ट्जाइट का होता है। तीसरा जो खनिज आता है वो आता है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन काले और हरे रंग का खनिज होता है। इसका रंग या तो काला होता है या हरा होता है और पृथ्वी के लगभग 10% हिस्से पर, यानी चट्टानों के लगभग 10% हिस्से में जो पायरोक्सिन है वो विद्यमान होता है, चट्टानों के 10% हिस्से में। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के नहीं, चट्टानों के 10% हिस्सों में। एम्फीबोल, एम्फीबोल का उपयोग होता है एस्बेस्टस बनाने में। फ्रेंड्स, एस्बेस्टस एक ऐसा खनिज है जो बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान सह सकता है और राजस्थान इसके उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण भी है। एस्बेस्टस का उपयोग है वो सीमेंट की चद्दरें बनाने में किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तापमान सह सकता है तो ज्यादा फैलता और सिकुड़ता नहीं है। तो हार्न ब्लेड एक तत्व होता है, कई बार प्रश्न भी आता है हार्न ब्लेड किसका घटक है, तो हार्न ब्लेड है वो एम्फीबोल का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट आता है माइका। माइका जो है वो आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों में पाया जाता है, या तो आग्नेय में पाया जाता है या कायंत्रित में पाया जाता है। यानी ये मजबूत खनिज होता है, इसलिए ये आग्नेय से टूटता नहीं है, सीधा कायंत्रित होता है। टूटता है तो सादी चट्टान में बदल सकता है, लेकिन यह कायंत्रण हो जाता है इसका, तो आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों में पाया जाता है। माइका का उपयोग विद्युत में ज्यादा होता है। ओलिविल, ओलिविल में हरे रंग के क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्रिस्टल यानी ऐसे देखने में चमकदार लगता है,
तो जो चमकदार चीज होती है उसका ज्यादातर उपयोग आभूषण बनाने में होता है। तो ओलिविल में हरे रंग के क्रिस्टल पाए जाते हैं, इसीलिए उन क्रिस्टल का उपयोग है, यानी उन खनिज का उपयोग है वो आभूषण बनाने में किया जाता है। जो लगाए जाते हैं ना आभूषणों में हरे हरे क्रिस्टल, तो वो क्रिस्टल है वो इससे बनाने के लिए उपयोग में आता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि आभूषण कौन से खनिज से बनाए जाते हैं या फिर कौन से खनिज में आभूषण का विद्यमान होता है। तो ओलिविल में आभूषण बनाने के जो खनिज के रूप में उसे काम में लिया जाता है। तो ये तो है खनिज और उसमें पाए जाने वाले तत्व। अब इन तत्वों के आधार पर हमें ये देखना है कि मुख्य रूप से जो चट्टानें होती है वो कितनी होती है। ये तो खनिज है जो चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानें होती है वो 3 होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। सबसे पहले चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान। फ्रेंड्स एक एक चीज एक एक प्रश्न बनती है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आग्नेय जो शब्द है वो बना है अंग्रेजी के इग्नस से, और यह शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अग्नि। अर्थात ऐसी चट्टानें जो अग्नि से निर्मित होती है, यानी आग्नेय सेल है वो आग जैसी गर्म चीजों से निर्मित होती है, जैसे कि लावा। तो लावे से निर्मित चट्टानें हैं वो आग्नेय हैं। अधिकतर आग्नेय चट्टानें हैं वो ज्वालामुखीय क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो इग्निस लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जो है इग्निस लैटिन भाषा शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। फ्रेंड्स धरातल पर यही चट्टानें सबसे पहले बनती है, इसीलिए इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। यानी सबसे पहले आग्नेय सेल ही बनती है, आग्नेय सेल से ही अवसादी और कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। रासायनिक अपक्षय की तुलना में इनका भौतिक अपक्षय अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इनका रासायनिक अपक्षय है वो कम होता है, कारण कि ये घुलनशील नहीं होती, ये चट्टानें कठोर होती है, इस कारण इनका रासायनिक अपक्षय नहीं होता, इनका भौतिक अपक्षय होता है। यानी कि यह भौतिक कारणों की वजह से टूट जाती है। अपक्षय का मतलब होता है अपने स्थान पर टूटना। तो ये टूट जाती है भौतिक कारकों की वजह से, जबकि रासायनिक कारक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती है, क्योंकि लावे के ठंडे होने से बनती है, तो अत्यधिक कठोर होती है। समय के साथ यह अपनी कठोरता खो देती है, यानी समय के साथ कमजोर होती जाती है, लेकिन निर्माण के समय ये बहुत ज्यादा कठोर होती है। ये आग्नेय सेल की विशेषता है। ये रवेदार भी होती है और दानेदार भी होती है, यानी रवे भी इनमें पाए जाते हैं और ये दानेदार भी होती है। ये चट्टानें ऐसी होती है जिनमें जीवाश्म नहीं होते, क्योंकि लावा ठंडा होता है, तो उसके साथ में कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा जो भी आ जाता है वो उसमें घुलकर मिल जाता है, तो उसमें उसके अंश बचते ही नहीं है, वो राख हो जाते हैं। तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में मिलती है। गैब्रो है, ग्रेनाइट है, पैग्मेटाइट है, बेसाल्ट है, ज्वालामुखी ब्रेसिया है, साइनाइट है, टफ है। गैब्रो, ग्रेनाइट, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेसिया, टफ और साइनाइट, ये आग्नेय सेलें ही हैं जो कि काफी ज्यादा कठोर पाई जाती है, यानी कठोरता इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आग्नेय सेल है वो भी कई प्रकार की होती है, यानी आग्नेय सेल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आधार है उत्पत्ति का। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय सेलें हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक तो ऐसी सेलें होती है जो पाताल में ही निर्मित हो जाती है, उन्हें कहते हैं पातालीय आग्नेय सेल। जैसे ग्रेनाइट है वो काफी ज्यादा गहराई पर बनता है, इसलिए उसे पातालीय आग्नेय सेल कहते हैं। एक मध्यवर्ती भाग में बनती है, उन्हें मध्यवर्ती आग्नेय सेल कहते हैं। वैसे इन दोनों को सम्मिलित रूप से है वो आंतरिक आग्नेय सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी पातालीय और मध्यवर्ती को आंतरिक आग्नेय सेल के नाम से भी जानते हैं। तीसरी जो है वो होती है बाह्य आग्नेय सेल। इसके अलावा इनमें कण है वो छोटे बड़े या फिर बिना कण है, ऐसे आधार पर भी इसको बांटा जाता है, जिसे कहते हैं कणों का आधार। कणों के आधार पर सबसे पहले आती है पैग्मेटिटिक। पैग्मेटिटिक पैग्मेटिटिक एक ऐसी आग्नेय सेल है जिसके कण बहुत बड़े होते हैं। पैग्मेटिटिक जो है वो ऐसी आग्नेय सेल है जिसके कण बहुत बड़े होते हैं।
फेनेरिटिक, फेनेरिटिक ऐसी आग्नेय सेल है जिसके कण बहुत बड़े तो नहीं होते लेकिन अपेक्षाकृत बड़े ही होते हैं। जबकि एफेनेटिक, एफेनेटिक ऐसी आग्नेय सेल होते हैं जिनके कण हैं वो सूक्ष्म होते हैं। एफेनेटिक आग्नेय सेल है उसके कण सूक्ष्म होते हैं। ग्लासी, फ्रेंड्स ये ध्यान में रखिएगा, छोटे बड़े सूक्ष्म ये तो चलते रहते हैं, लेकिन ग्लासी एक ऐसी आग्नेय सेल है जिसमें कण नहीं होते, बिना कणों की होती है। तो ग्लासी एक ऐसी आग्नेय सेल है जिसमें कण नहीं होते। ऐसा सिंपल से ध्यान रखो, ग्लास होता है ना, ग्लास कांच का, उसमें आपको कण दिखते हैं? नहीं दिखते। तो ये ग्लासी जो आग्नेय सेल है उसमें कण नहीं होते, वो बिना कण की होती है। पोरफायरिक, पोरफायरिक एक ऐसी आग्नेय सेल है जिसके कण मिश्रित होते हैं, यानी मिले जुले, छोटे बड़े, कहीं बिना कण, कहीं पर सूक्ष्म कण, कहीं पर बहुत बड़े कण होते हैं, तो वो सेल होती है पोरफायरिक। लास्ट में फ्रैगमेंटल, फ्रैगमेंटल ऐसी आग्नेय सेल होती है जिसमें कण नहीं, टुकड़े पाए जाते हैं, यानी टुकड़े वाली आग्नेय सेल है, उसे फ्रैगमेंटल कहते हैं। तीसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी उसमें कौन से रासायनिक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। या तो होगी अम्लीय, या तो होगी अम्लीय, या होगी क्षारीय, बेसिक, यानी 4 भागों में बांटा गया है, अम्लीय, बेसिक, इसके अलावा मध्यवर्ती सेल है और अल्ट्रा बेसिक। अम्लीय, बेसिक, मध्यवर्ती सेल या फिर अल्ट्रा बेसिक, रासायनिक आधार पर ये 4 प्रकार हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आग्नेय सेल है वो उसका प्रकार है। सबसे पहले अपन लेते हैं आग्नेय सेल में आंतरिक आग्नेय सेल, जिसमें पातालीय और मध्यवर्ती सेल शामिल होती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब धरातल से लावा निकल रहा होता है तो कुछ भाग धरातल के मध्य स्थित छिद्रों में या जो क्षेत्र होते हैं छोटे मोटे, वहां पर जम जाते हैं। ऐसी सेलों को कहते हैं पातालीय या मध्यवर्ती आग्नेय सेल, यानी आंतरिक आग्नेय सेल। इसमें कई सेलें होती है जिसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आग्नेय चट्टान जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय सेल, यानी हमने कई प्रकार पढ़े थे जिसमें हम उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय सेल है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति यानी इन आग्नेय सेलों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस स्थान पर हुई उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो 2 प्रकार की चट्टानें 3 रूपों में बनती है, यानी सबसे गहरी बनती है उन्हें पातालीय कहते हैं, थोड़ी ऊपर जमीन से नीचे बनती है उन्हें कहते हैं मध्यवर्ती, और पातालीय और मध्यवर्ती दोनों को मिलाकर कहते हैं आंतरिक आग्नेय सेल। तो आंतरिक आग्नेय सेल है उसमें 2 भाग है, पातालीय और मध्यवर्ती। दूसरा आता है बाह्य आग्नेय सेल जिसका एक ही भाग है। तो आंतरिक आग्नेय सेल है उसे 2 भागों में बांटा गया है, पातालीय और मध्यवर्ती। तो फ्रेंड्स, पातालीय आग्नेय सेल वो सेल होती है जो सबसे ज्यादा गहराई पर होती है, जैसे कि ग्रेनाइट काफी कठोर होती है और यह बड़े कणों वाली आग्नेय सेल है। तो ग्रेनाइट है वो पातालीय आग्नेय सेल है जिसके कण काफी बड़े होते हैं। दूसरा आता है मध्यवर्ती आग्नेय सेल, यानी ये ना तो जमीन के ऊपर होती है बल्कि जमीन के नीचे होती है और ना ही काफी गहराई पर होती है। क्या होता है, जब लावा जमीन से बाहर निकल रहा होता है तो यदि धरातल के बीच में कहीं उसे खुला भाग मिलता है तो वह वहां पर अपना स्थान बनाकर जम जाता है, जिससे कुछ चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें ही मध्यवर्ती आग्नेय सेल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेल से संबंधित यदि आते हैं, आग्नेय सेल से संबंधित कोई स्थलाकृति पूछी जाती है तो यही मध्यवर्ती आग्नेय सेलें हैं जिससे संबंधित प्रश्न है वो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, यानी इनकी आवृत्ति है वो काफी बार होती है। तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। सब मध्यवर्ती आग्नेय सेल में सबसे पहले आता है बैथोलिथ। फ्रेंड्स, बैथोलिथ एक बड़ा गुंबदाकार रूप होता है जो कि काफी क्षेत्रफल पर फैला हुआ होता है। तो ऐसा गुंबदाकार जो कि उत्तल होता है, ऐसा गुंबदाकार स्थल रूप जो एक बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ होता है उसे कहते हैं बैथोलिथ। जैसे हमारे भारत में झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रांची का पठार है, वो रांची का पठार बैथोलिथ चट्टान का ही उदाहरण है। यदि बैथोलिथ का विस्तार काफी ज्यादा होता है तो बैथोलिथ कहलाता ही है, लेकिन यह विस्तार छोटे रूप में हो, यानी बैथोलिथ का छोटा सा रूप हो तो उसे कहते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ बैथोलिथ का छोटा रूप होता है और यह संरचना
लगभग बैथोलिथ जैसी होती है, लेकिन रूप है वो छोटा सा, यानी आकार है वो उसकी तुलना में छोटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या लेपोलिथ है, जो लैकोलिथ है, लैकोलिथ एक प्रकार का छोटा बैथोलिथ ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि बैथोलिथ से लेकोलिथ से दोनों से भिन्न एक संरचना बनती है, जो ना तो पूर्णतः बैथोलिथ जैसी हो पाती है, ना ही लैकोलिथ जैसी हो पाती है, और एक गुंबद सी बन जाती है, ऐसी आकृति को कहते हैं स्टॉक। स्टॉक है वो भी लगभग बैथोलिथ जैसा ही होता है, लेकिन वह एक छोटी संरचना होती है जिसका ढाल काफी खड़ा होता है। जबकि बैथोलिथ और लैपोलिथ का बैथोलिथ और जो लैकोलिथ है उसका ढाल है वो धीमा होता है अपेक्षाकृत स्टॉक के। तीसरा है लैपोलिथ। लेपोलिथ, तो फ्रेंड्स लेपोलिथ क्या होता है, एक ऐसी संरचना बनती है जो कि किनारों पर से तो ऊपर उठी होती है और बीच से नीचे धंसी होती है। जो प्लेट होती है तस्तरी, तो तस्तरी जैसा आकार होता है वो होता है लैपोलिथ का। ध्यान रखिएगा, लैपोलिथ का आकार है वो तस्तरी जैसा होता है, जिसके किनारे ऊपर होते हैं जबकि बीच का भाग नीचे धंसा होता है। तो तस्तरी नुमा आकृति है वो कहलाती है लैपोलिथ। नेक्स्ट आती है फैकोलिथ। फैकोलिथ फ्रेंड्स, किसी चीज को फेंका जाए तो वो अपनी एक संरचना बनाती है, यानी पहले ऊपर जाती है वो नीचे जाती है, पहले ऊपर फिर नीचे, तो इसी प्रकार की संरचना है। वैसे ही क्या होता है कि फैकोलिथ में क्या होता है, बहुत सारी अपनति बनती है, यानी ऊपर जाती है, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो एक लहरदार संरचना बन जाती है। तो ऐसी लहरदार आकृति है वो फैकोलिथ कहलाती है। इस फैकोलिथ के अंदर कई अपनति होती है और कई अभिनति होती है, यानी ऊपर उठा हुआ भाग अपनति और नीचे धंसा हुआ भाग अभिनति। तो ऐसी कई संरचनाएं हैं वो इसमें पाई जाती है। तो प्रश्न कई बार आता है कि कौन सी आंतरिक या मध्यवर्ती आग्नेय सेल में अपनति और अभिनति पाई जाती है, तो आपको याद रखना फैकोलिथ के अंदर, जो कि लहरदार संरचना होती है। फिर आता है सिल। सिल क्या होता है फ्रेंड्स, एक समान पट्टी जैसा जमाव होता है, सीधी परत जैसा जमाव होता है, जो 2 से 3 मीटर मोटी होती है। यदि ये 2 से 3 मीटर मोटी होती है तो उसे सिल कहते हैं। यदि ये जमाव पतला होता है, यानी 2 से 3 मीटर की बजाय 1 मीटर से भी पतला होता है, तो इसे कहते हैं सीट, यानी सिल का ही छोटा रूप होता है सीट। तो सिल और सीट एक जैसी संरचना है, सिर्फ आकार में इनका अंतर है। जबकि जो डाइक है वो एक दीवार की भांति होता है। जैसे घर के अंदर दीवार होती है, बाहर अलग अंदर अलग खाली भाग होता है, बीच में दीवार होती है, तो वैसे ही क्या होता है कि यह एक दीवार की भांति होता है, जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ का हिस्सा है वो रेतीला होता है, बीच में सिर्फ लावा है वो जमा होता है। तो ऐसी आकृति डाइक कहलाती है। ऐसी आकृति सबसे ज्यादा हॉलैंड में पाई जाती है। हॉलैंड में गांव है डाइक, और उस गांव में ज्यादा ऐसी स्थिति पाई जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है डाइक। तो ये सारी संरचना है वो उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर ज्वालामुखी हो। तो फ्रेंड्स, ये जो आकृतियां हैं बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, सीट, डाइक और स्टॉक, इससे काफी ज्यादा प्रश्न है वो आते हैं। तो ये पातालीय मध्यवर्ती के बाद आती है बाह्य। जब लावा धरातल पर आ जाता है और ठंडा हो जाता है, उसके बाद जम जाता है, उससे जो आकृति बनती है, यानी विभिन्न प्रकार के शंकु बनते हैं, कई स्थलाकृतियां बनती हैं, वो सारी आती है बाह्य आग्नेय सेल में। इसे फ्रेंड्स अपन ज्वालामुखी जब पढ़ेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे बाह्य आग्नेय सेल, क्योंकि ज्वालामुखी है उसको एक अलग ही टॉपिक में पढ़ना है, तो उसमें बाह्य स्थलाकृतियां भी पढ़ेंगे। इसमें जो बेसाल्ट है और गैब्रो है वो मुख्य रूप से आती है, अन्य कई स्थलाकृतियां हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये आग्नेय सेल के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो चीजें हैं ये काफी बार पूछी जाती है, फर्स्ट ग्रेड में, नेट में, यूपीएससी में ये प्रश्न काफी बार आते भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है जो अगली चट्टान आती है वो आती है अवसादी और कायांतरित। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।